नमस्कार आप सभी को। बीपीएससी के मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन सेशन में एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और इस आशय से यहाँ पे यदि मैं बात करूं मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन के संदर्भ में, जब मैं बात कर रहा हूं कि आपका जो उत्तर लेखन का सेशन हो गया या प्रीलिम्स को लेकर के जो सेशन हो गया, चाहे पीटी का हो चाहे मेंस का हो, जो बाधित था, बाधित रहने के पीछे कारण था कि जो आपके एग्ज़ाम के बदलते हुए परिदृश्य हैं उनमें हम किस प्रकार से अपने आप को बेहतर बनाएं, किस प्रकार से कक्षाओं को हम आयोजित कराएं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो, उस दिशा में कुछ होमवर्क करना था। इस वजह से आपकी कक्षाएं थोड़ी सी बाधित रही हैं, लेकिन टारगेट वीडियो नियमित आपको मिलता रहा है, जिससे कि आप अपनी तैयारी को स्वयं से बूस्ट करते रहें। तो अब हम आपके साथ एक बार फिर से एक नई श्रृंखला में जुड़ गए हैं और अब आपके एग्ज़ाम को पूरा कराने के बाद, समाप्त कराने के बाद ही अब ये सेशन बाधित होगा या रुकेगा। उससे पहले अनियमित सेशन अब आपको नहीं देखने को मिलेगा, नियमित रूप से हम आपसे जुड़ेंगे। चलिए, अब जो मुख्य परीक्षा के प्रश्न हैं बदलते परिदृश्य में जब देखे गए तो वहाँ पे आर्ट एंड कल्चर से प्रश्न बने हैं। और आर्ट एंड कल्चर से जो प्रश्न बन रहे हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे छात्रों को, बिहार की तैयारी करने वाले छात्रों को, जो सिर्फ बिहार की तैयारी करते हैं, वहाँ पे समस्या देखने को मिल रही है। क्योंकि अभी तक हम सिर्फ पटना कलम चित्रकला हो गया, मधुबनी पेंटिंग हो गया, यही 2 से 3 टॉपिक पर हम सीमित, मौर्य कला हो गया, ठीक है, इन्हीं पर सीमित रह जाते थे। लेकिन अब उसके आगे भी प्रश्न बन रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा, आप कह सकते हो, अपना जो दृष्टिकोण है वो बदलने की ज़रूरत है। और उसी के साथ आपके समक्ष आज का पहला प्रश्न है कि भारतीय लोक चित्रकला के विविध रूपों की चर्चा कीजिए। और इसी से एक प्रश्न और भी जुड़ सकता है कि लोक कला देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत एवं सामाजिक सांस्कृतिक विरासत को किस प्रकार दर्शाती है, किस प्रकार से ये दर्शाती है, ये भी एक प्रश्न बन सकता है। तो इन दोनों संदर्भों में यदि मैं बात करूं, इन दोनों संदर्भों में हमें देखने की ज़रूरत है, इन दोनों संदर्भों में हमें समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आइए एक एक करके अब इन चीज़ों के बारे में देखते हैं, इनके बारे में समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात हो रही है भारतीय लोक चित्रकला के विविध रूपों की। अब जब हम भारतीय लोक चित्रकला की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है कि भारतीय लोक चित्रकला के विविध रूप में आते कौन कौन से हैं, इनके विविध रूप में आते क्या क्या हैं, किनकी आप चर्चा करोगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जब हम भारतीय लोक चित्रकला की बात कर रहे हैं, भारतीय लोक चित्रकला की जब हम बात करते हैं तो आप जानते हैं भारतीय लोक चित्रकला जो है वो कला का एक जीवंत और विविध रूप है। कला का एक जीवंत और विविध रूप है। ये हमें विभिन्न प्रकार की लोक चित्रकलाओं से देखने को मिलता है और यह देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत तथा सामाजिक सांस्कृतिक विरासत की जो विविधता है उसको दर्शाती है। इसकी अनूठी शैलियों, तकनीकों और विषयों से भारत के विभिन्न क्षेत्रों एवं समुदायों की कलात्मक परंपराओं का प्रदर्शन होता रहा है, प्रदर्शन होता रहेगा। ठीक है, अब बात आती है भारतीय चित्रकला के विविध रूपों में आप किसको देखते हो। जैसे आपने वर्ली पेंटिंग का नाम सुना होगा, ठीक है, आपने मधुबनी पेंटिंग अपने राज्य से नाम सुना होगा, मधुबनी पेंटिंग, ठीक है, आपने पटचित्र पेंटिंग सुना होगा, पटचित्र पेंटिंग, इसका आपने नाम सुना होगा। ये विविध रूप हैं आपके चित्रकला के। आपने गोंड पेंटिंग सुना होगा, ठीक है, गोंड पेंटिंग सुना होगा। गोंड पेंटिंग के साथ साथ आपने भील पेंटिंग सुना होगा। और यदि भील पेंटिंग, गोंड पेंटिंग नहीं सुना है तो भैया बिहार से हैं आप, बिहारी हैं, संथाल चित्रकला के बारे में तो आपने सुना ही होगा ना भैया, संथाल चित्रकला। तो कम से कम मधुबनी पेंटिंग और संथाल के बारे में तो आप जानते ही होंगे। अब जब विविध रूपों की बात करते हैं तो वहीं पे हमें जितना आप वर्णन कर सको, 3 से 4, कम से कम 3 तो होने ही चाहिए, 3 से 4 पेंटिंग का आप जिक्र अपने उत्तरों में कर सकते हैं। अब यह आपको अपनी शब्द सीमा देख के करनी है, शब्द सीमा देख के करनी है कि भैया आपका जो जवाब है वो कितने शब्दों में लिखना है और उसमें कितने पेंटिंग्स के बारे में आप बता सकते हो। मेरी मानो तो कम से कम सभी का जिक्र करो और सभी में 2-2 पंक्तियां ही लिख दो। यदि कम शब्द लिखने हो, 250 शब्द लिखने हैं, सब में 2-2 लाइन लिख दो, 250 शब्द आपके बड़े आराम से हो जाएंगे। अब आइए एक एक करके इन चित्रकला के विविध रूपों को हम समझते हैं।
सबसे पहले ये जो चित्र आपको देखने को मिल रहा है, ये जो चित्र आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, जिसमें आप देख रहे होंगे विशेष रूप से ये जो पेंटिंग है, जहाँ पे जैसे आप ये देख रहे होंगे कृषि भूमि दर्शाई जा रही है यहाँ पे, ठीक है, कृषि के बारे में यहाँ पे दर्शाया गया है। फिर यहाँ पे भी देख रहे हो आप हल जोतता हुआ किसान, ये हल है, ये बैल है, यहाँ भी कृषि से संबंधित गतिविधियाँ दिखाई गई हैं, ठीक है, यहाँ पे भी कृषि से संबंधित ही गतिविधियाँ हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर देखो यहाँ पे शिकार की मुद्रा में है, ठीक है। तो ये जो पेंटिंग है ये संबंधित है बर्ली पेंटिंग। कौन सी है ये जो चित्र में दिख रही है भैया, ये है बर्ली पेंटिंग। और जब हम बर्ली पेंटिंग की बात करते हैं तो आपको बताता चलूं कि बर्ली पेंटिंग भारतीय लोक कला के सबसे प्रसिद्ध रूपों में से एक है। भारतीय लोक कला के सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग में से सबसे प्रसिद्ध रूपों में से एक है बर्ली पेंटिंग। और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? इसकी उत्पत्ति हुई है महाराष्ट्र से। तो बर्ली पेंटिंग का संबंध कहाँ से है? प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। तो बर्ली पेंटिंग्स का संबंध महाराष्ट्र से है। और महाराष्ट्र की एक जनजाति है जिसका नाम है वर्ली। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि वर्ली जनजाति का संबंध किससे है, तो वर्ली जनजाति का संबंध है महाराष्ट्र से। और वर्ली जनजाति से बर्ली पेंटिंग का संबंध होने के कारण इसका भी संबंध आप महाराष्ट्र से कह सकते हो। इसमें प्रमुख रूप से जो चित्र दर्शाए गए हैं, इसमें जैसे मैंने यहाँ बताया कि ये शिकार वाली मुद्रा है, ठीक है, शिकार के चित्र दर्शाए गए हैं, ठीक है, कृषि के चित्र दर्शाए गए हैं हर जगह, जैसे यहाँ पे कृषि है, ठीक है, इस चित्र में भी कृषि आपको देखने को मिल रहा है, कृषि से संबंधित चित्र दर्शाए गए हैं। साथ ही साथ रोजमर्रा दैनिक जीवन के जो चित्र हैं वो दर्शाए गए हैं। और इसमें विशेष रूप से आप देख रहे होंगे कि ज्यामितीय आकृतियों एवं सरल रेखाओं का उपयोग किया गया है। जैसे ये आकृत है, ये भी ज्यामितीय ही आकृत आप इसको कह सकते हो। पहली आकृत है, इसमें भी देखो सरल रेखा में ही चित्र आपको देखने को मिल रहे हैं, यहाँ भी सरल रेखा में ही ये दर्शाए गए हैं। तो ये भी आपको देखने को मिल रहा है, ये इन चित्रों की आप कह सकते हैं विशेषताएं, ठीक है। यहाँ पे सरल रेखा में देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी ज्यामितीय आकार देखने को मिल रहा है। तो ये सब सरल रेखा में ही दर्शाए जाते हैं, ये इनकी विशेषता है। तो बर्ली पेंटिंग्स के बारे में हमने क्या देखा? बर्ली पेंटिंग्स के बारे में हमने देखा, यदि आपको बर्ली पेंटिंग्स के बारे में लिखने को आ जाए कि भैया बर्ली पेंटिंग्स जो आपने देखा है क्या है, ठीक है, तो एक शब्द यहाँ पे फैक्ट कि बर्ली पेंटिंग्स का संबंध एक जनजाति से है और ये जनजाति का नाम है वर्ली। तो इसका संबंध वर्ली जनजाति से है। और वर्ली जनजाति जो है और कहाँ से संबंधित है? महाराष्ट्र की जनजाति है, ये महाराष्ट्र से संबंधित एक पेंटिंग है। इसमें जो प्रमुख, यदि हम बर्ली पेंटिंग की बात करें कि जो भैया इनके दृश्य हैं वो कैसे हैं, तो इनके दृश्यों में यदि हम बात करें, शिकार के दृश्य, ठीक है, कृषि के दृश्य, मत्स्यन के दृश्य, ठीक है, मत्स्यन के दृश्य, मत्स्यन के दृश्य के साथ साथ जो दैनिक जीवन के दृश्य हैं वो इसमें दिखाए गए हैं। और ये जो दृश्य हैं ये विशेष रूप से ज्यामितीय आकार में आपको देखने को मिलते हैं, सरल रेखा में देखने को मिलते हैं, ये इनकी विशेषता है। तो ये तो बात हो गई बर्ली पेंटिंग्स के बारे में कि बर्ली पेंटिंग्स है क्या, उसके बारे में आपने समझा, उसके बारे में आपने जाना। अब दूसरे रूप में हम पहुंचते हैं, और जो दूसरा रूप आपको देखने को मिलता है विविध रूपों में, ये दूसरा आपका मशहूर, आप जानते होंगे, नाम से ही स्पष्ट है, चित्र से आप पहचान गए होंगे। नहीं पहचाने हैं भैया तो ये जो तस्वीरें दिखाई गई हैं, ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये संबंधित है मधुबनी पेंटिंग से। किससे संबंधित है? मधुबनी पेंटिंग से। तो ये मधुबनी पेंटिंग के अलग अलग रूप हैं, मधुबनी पेंटिंग से ये संबंधित है। मधुबनी पेंटिंग की यदि हम बात करें तो इसे मिथिला कला कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे मिथिला कला कहा जाता है। मधुबनी पेंटिंग को मिथिला कला कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी उत्पत्ति जो है वो एक क्षेत्र से हुई बिहार के, और उस क्षेत्र का नाम है मिथिला। तो बिहार के मिथिला क्षेत्र से इसकी उत्पन्न होने के कारण इसको मिथिला कला कहा गया। अब इन पेंटिंग में यदि आप देखेंगे तो विशेष रूप से पौराणिक जो कहानियाँ होती, इसमें दृश्य कैसे हैं, इस पेंटिंग में दृश्य कैसे हैं, इस पेंटिंग में दृश्य विशेष रूप से पौराणिक कहानियों से संबंधित दृश्य हैं, ठीक है, पौराणिक कहानियों से संबंधित दृश्य हो गए, ठीक है। इसके साथ साथ
दैनिक जीवन के दृश्य हो गए, दैनिक जीवन के दृश्य हो गए, ठीक है। दैनिक जीवन के दृश्य देखने को मिलते हैं। और इस चित्र की खासियत होगी कि इसमें बोल्ड रंगों का प्रयोग किया गया है। जो रंग हैं ये बोल्ड रंगों का प्रयोग किया गया है, बोल्ड लाइनों का प्रयोग आपको देखने को मिलता है, चमकीले रंग आपको देखने को मिलते हैं। तो विशेष रूप से बोल्ड लाइनें आपको देखने को मिलती है, जैसे ये लाइन है ना, तो बोल्ड लाइनें आपको देखने को मिल रही है, यहाँ लाइन है, बोल्ड लाइन देखने को मिल रही है, ठीक है। कलर जो देखने को मिल रहा है, चमकीले कलर आपको देखने को मिल रहे हैं, शाइनिंग करते हुए कलर आपको देखने को मिल रहे हैं, जहाँ भी देखने को मिल रहे हैं ज़्यादातर चमकीले कलर आपको देखने को मिल रहे हैं, ये इनकी विशेषता है, ठीक है। इसमें ज़्यादातर जैसे ये जो दृश्य है, ठीक है, ये जो दृश्य है विशेष रूप से हम नवरात्रि में देखते हैं, तो दुर्गा जी के जो अवतार हैं उनमें से कुछ इस प्रकार का दृश्य होता है। तो कहीं ना कहीं ये पौराणिक कथाओं से जुड़े हुए दृश्य हो गए। दूसरी तरफ जब आप इस दृश्य की बात करते हैं, इसमें दैनिक जीवन के दृश्य हैं, ठीक है, ये दैनिक जीवन के दृश्य हैं। एक ये आप कह सकते हो कि एक बरमाला जैसे ये हाथ में लिए हुए दो दंपति दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दैनिक जीवन के दृश्य को यहाँ पे दर्शाया जा रहा है। तो मधुबनी पेंटिंग के बारे में दो लाइन कम से कम, कि मधुबनी पेंटिंग आप कह सकते हो कि इसका संबंध मिथिला से है, और इसको क्योंकि इसकी उत्पत्ति मिथिला क्षेत्र से हुई इसलिए इसको मिथिला कला के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार की पेंटिंग में विशेष रूप से पौराणिक कथाओं, दैनिक जीवन के चित्रों को दर्शाया गया है, दिखाया गया है, और इनको दर्शाते समय बोल्ड लाइनों और चमकीले रंगों का प्रयोग यहाँ पे देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो तीसरा प्रकार आप देख रहे हो इसको बोलते हैं पटचित्र, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? पट्टचित्र पेंटिंग, पट्टचित्र पेंटिंग इसको बोलते हैं। ये है पट्टचित्र पेंटिंग। पट्टचित्र पेंटिंग की जब हम बात करते हैं तो इसका संबंध भारत के ओडिशा राज्य से, भारत के पूर्वी तट पर स्थित ओडिशा राज्य से है, और यह एक ओडिशा राज्य की एक पारंपरिक कला है। इसे प्राकृतिक रंगों के उपयोग, याद रखिएगा क्या है इसमें प्राकृतिक रंगों का उपयोग करके बनाया जाता है, और जटिल विवरण एवं ज्वलंत रंगों के लिए जाना जाता है। विशेष रूप से प्राकृतिक रंग का प्रयोग इसमें किया जाता है। इसमें यदि हम बात करें कि जो दृश्य होते हैं, ये जो दृश्य देखने को मिल रहा है ये किस संदर्भ के दृश्य होते हैं, तो कुछ दृश्यों को देखकर आप देख रहे होंगे कि इनके जो दृश्य हैं विशेष रूप से पौराणिक कथाओं से संबंधित हैं, पौराणिक कथाओं से ही संबंधित दृश्य यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यदि इस चित्र को आप समझ रहे होंगे तो भगवान श्री कृष्ण हैं, और ये नाग जो है यमुना नदी में जब इनकी बॉल चली गई थी तो निकालने के लिए जो गए थे, तो ये वासुकी की नाग का नाम मुझे नहीं पता, तो ये नाग के फन पर ये कृष्ण भगवान दिख रहे हैं। बाकी चारों तरफ इनके जो मित्र थे, सखा थे, वो दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी पौराणिक कथाएँ हैं, उसी के आधार पर दिख रहे हैं। और दूसरी तरफ भी यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का ही जिक्र किया गया है, इनकी बांसुरी है, ठीक है, और रास रचाते हुए ये इनका दृश्य है जो आपको देखने को मिल रहा है। इसका भी संबंध पौराणिक कथाओं से है। और इस दृश्य में यदि हम बात करें, इस दृश्य में भी वही सेम चीज़ें दिख रही हैं, और कहीं ना कहीं जैसा मैं इसको देख रहा हूँ कि ये भगवान श्री कृष्ण हैं, ठीक है, और यहाँ पे इनके सारथी हैं, ठीक। तो इस प्रकार के दृश्य देखने को मिल रहे हैं। ज़्यादातर जो दृश्य हैं पट्टचित्र पेंटिंग के वो हिंदी पौराणिक कथाओं एवं कहानियों से ही संबंधित हैं, और इसका धार्मिक समारोहों में उपयोग होता है। इसका उपयोग विशेष रूप से जब हम धार्मिक कोई आयोजन करते हैं, धार्मिक समारोह का आयोजन होता है, तो इस प्रकार के चित्रों को वहाँ पे दर्शाते हैं, दिखाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पट्टचित्र पेंटिंग। पट्टचित्र पेंटिंग के बाद आगे बढ़ते हैं, और अब ये आ जाती है ये सुंदर पेंटिंग, इसको हम बोलते हैं गोंड पेंटिंग, ठीक है, गोंड पेंटिंग इसको बोलते हैं। और इसका विकास विशेष रूप से मध्य प्रदेश में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? मध्य प्रदेश, आप जानते हैं जनजातीय बाहुल्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में हुआ है। और इसमें डार्ट्स और रेखाएं जो देखने को मिलती हैं, जो डार्ट हैं, जो रेखाएं हैं देखने को जो मिल रही हैं, इसकी यदि हम बात करें तो जीवंत रंग तथा लोक कथाओं के साथ साथ इसमें भी लोक कथाओं से संबंधित चित्र होते हैं। लोक कथाओं से संबंधित चित्र यहाँ भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। देवताओं के चित्र भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं।
देवताओं और लोक कथाओं के जो चित्र हैं सब में लगभग लगभग कॉमन देखने को मिलते हैं जितने अभी तक आपने देखा, लेकिन यहाँ पे वनस्पतियों का भी चित्र देखने को मिलता है। ठीक है, वनस्पतियों का भी चित्र देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ जो वन्य जीव हैं उनका भी चित्र देखने को मिल रहा है। जैसे ये आपको मोर, मयूर नज़र आ रहे हैं, मोर नज़र आ रहे हैं, ये भी कुछ इसी प्रकार के पक्षी हैं और ये वृक्ष भी आपको देखने को मिल रहा है। तो वनस्पति और पक्षियों के भी चित्र आपको देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ लोक कथाओं और देवताओं का भी वर्णन इसमें देखने को मिलता है। तो ये तो हो गई गोंड पेंटिंग के बाद। गोंड पेंटिंग के बाद अगली जो पेंटिंग आती है इसको हम बोलते हैं भील पेंटिंग। ठीक है, भील पेंटिंग इसको बोलते हैं। और आप जानते हैं भील जनजाति है और ये भारत के कई सारे राज्यों में रहती है, और जिन राज्यों में ये रहती हैं वहीं पर इनका आप कह सकते हो संबंध है। तो ये विशेष रूप से राजस्थान, ठीक है, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश की भील जनजाति में प्रचलित एक स्वदेशी कला के रूप में भील पेंटिंग देखने को मिलती है। इसे बिंदुओं और रेखाओं का उपयोग करके जटिल पैटर्न के रूप में जाना जाता है। इसमें विशेष रूप से जो आप देखते हैं ये बिंदुओं और रेखाओं के उपयोग से ये चित्रकारी की जाती है, पेंटिंग की जाती है। और इसमें प्रायः जानवरों का चित्र आपको देखने को मिलता है, प्रकृति का चित्र आपको देखने को मिलता है, जैसे पक्षी हैं इनका चित्र देखने को मिलता है। और भील समुदाय की इनकी अपनी जो संस्कृति है उसके चित्र आपको देखने को मिलते हैं। इनकी जो मान्यताएं हैं उसके चित्र आपको देखने को मिलते हैं। तो ये तो भील पेंटिंग की बात हो। भील पेंटिंग के बाद आगे बढ़ते हैं और लास्ट में यदि मैं बात करूं प्रमुख चित्रकलाओं में भारत के, तो हम संथाल चित्रकला की बात करते हैं। संथाल चित्रकला, संथाल चित्रकला की जब बात करते हैं तो विशेष रूप से संथाल की जब हम बात करते हैं तो झारखंड हो गया, झारखंड, पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है, उड़ीसा हो गया। हालांकि अब बिहार के बॉर्डर वाले क्षेत्रों में भी, झारखंड बिहार के बॉर्डर वाले क्षेत्रों में भी ये लोग रहते हैं। तो कहने का मतलब झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, ये जो क्षेत्र हैं यहाँ की संथाल जनजाति के बीच प्रचलित एक पारंपरिक कला के रूप में इसको जाना जाता है। संथाल पेंटिंग में भी प्रायः दैनिक जीवन के चित्रों, प्रकृति एवं आदिवासी, इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, आदिवासी रीति रिवाजों, और वही मैं यहाँ पे दिखाया हूँ कि आदिवासी रीति रिवाजों के दृश्यों को दर्शाया गया। जैसे ये आदिवासी लोग नृत्य कर रहे हैं, इनका कोई रीति रिवाज हो गया, इसको यहाँ पे दर्शाया गया है। ठीक है, इस चित्र में भी वही मनोरंजन से जुड़ा हुआ कुछ दर्शाया गया है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इनके रीति रिवाजों से जुड़े हुए दृश्य यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ आप जानते हैं कि इसमें प्रकृति के भी चित्र देखने को मिलते हैं। ये जो है विशेष रूप से एक आदिवासी महिला, संथाल आदिवासी महिला का चित्र आपको देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे संथाल समुदाय की सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक जीवन को भी दर्शाया जाता है चित्रों के माध्यम से। तो ये सारी चीज़ें आपने देख लिया। अब यदि हम बात करते हैं विशेष रूप से पहले प्रश्न की, जिसका हमने जिक्र किया था अभी, कि भारतीय लोक चित्रकला के विविध रूपों की चर्चा कीजिए। तो जब हम विविध रूपों की चर्चा करते हैं तो विविध रूपों में ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। ठीक है, जिनका हमने जिक्र किया, 4 से 5 चित्रकला के बारे में आप बता सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कि लोक कला देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत एवं सामाजिक सांस्कृतिक विविधता को किस प्रकार दर्शाती है, इस पे यदि हम आते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है। पहला प्रश्न तो हमारा कंप्लीट हुआ, अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ आते हैं। यहाँ पे यदि हम बात करें तो सांस्कृतिक विरासत को ये किस प्रकार से दर्शाती है या प्रतिबिंबित करती है, जब हम उसके बारे में बात करते हैं कि ये सांस्कृतिक विरासत को किस प्रकार से प्रतिबिंबित करती है, किस प्रकार से प्रतिबिंबित करती है, जब उसके बारे में हम बात करते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि
कि जो लोक चित्रकला है, किसी की भी आप बात कर लीजिए, जो लोक चित्र हैं अक्सर पारंपरिक विषयों और रूपांकनों को दर्शाते हैं जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। ये जो जिन चीज़ों के बारे में बात करते हैं, दर्शाते हैं, वो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं और विशिष्ट क्षेत्रों या समुदायों की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाने वाले होते हैं। इन विषयों में मिथकों हो गए, किंवदंतियों की बात हो गई, अनुष्ठानों की बात हो गई, त्योहारों की बात हो गई या ऐतिहासिक घटनाओं का चित्र शामिल हो सकता है। ठीक है, और हमारी सांस्कृतिक पहचान के लिए ये अत्यंत आवश्यक भी है। क्षेत्रीय विविधता की जब हम बात करते हैं, जब हम बात करते हैं क्षेत्रीय विविधता की, क्षेत्रीय विविधता की जब हम बात करते हैं तो आपको पता होगा कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लोक चित्रकला अपनी विशिष्ट शैलियों के लिए जानी जाती है, अपने स्थानीय रीति रिवाज परंपराओं को प्रदर्शित करने के लिए, रेखांकित करने के लिए जानी जाती है और यह क्षेत्रीय विविधता देश की विविध सांस्कृतिक विविधता को, विरासत को दर्शाती है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे आप देखते हो कि विशेष रूप से कि उदाहरण के तौर पर यदि हम बात करें कि संपूर्ण भारत में बहुत प्रकार के कलाकार हैं। जैसे कुछ कलाकार हैं जो बांस के ब्रश या ताड़ के पत्ते जैसे पारंपरिक उपकरणों के साथ खनिजों, पौधों या मृदा से प्राप्त प्राकृतिक रंग द्रव्यों का उपयोग करते हैं। कुछ हैं जो आर्टिफिशियल का यूज करते हैं। तो कहीं ना कहीं विविधता तो देखने को मिलती है। ठीक है, और यदि हम बात करें सामाजिक सांस्कृतिक विविधता की, सामाजिक सांस्कृतिक विविधता की यदि मैं बात करूं, सामाजिक सांस्कृतिक विविधता की यदि मैं बात करूं तो आपको देखने को मिलता है कि लोक चित्रकलाएं अक्सर दैनिक जीवन को, दृश्यों को चित्रित करती हैं, जिसमें कृषि हो गया, मत्स्यन हो गया, शिकार आपका हो गया, घरेलू कामकाज आपका हो गया। ठीक है, इस प्रकार की गतिविधियों को दर्शाया जाता है और ये चित्रण संपूर्ण भारत में सामाजिक मानदंडों और मूल्यों की विविधता को प्रदर्शित करते हैं। उनके प्रथाओं, व्यवसायों और जीवन शैली में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। सामुदायिक मूल्यों के प्रतिनिधित्व की यदि हम बात करें तो आप जानते हैं कि लोक चित्रकला अक्सर उन समुदाय के मूल्यों, विश्वासों और सामाजिक संरचनाओं को प्रतिबिंबित करती है जो वो बनाते हैं। जैसे जहाँ पे हम गोंड पेंटिंग की बात कर रहे हों तो कहीं ना कहीं वहाँ पे गोंड समुदाय के विश्वास, सामाजिक संरचना को प्रतिबिंबित कर रहे हैं। यदि मैं बात करूं भील पेंटिंग की तो कहीं ना कहीं भील पेंटिंग भी अपनी सामाजिक संरचना को प्रतिबिंबित कर रही है। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। जब हम सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण की बात करते हैं तो आपको पता होगा कि लोक चित्रकला सांस्कृतिक पहचान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संरक्षित और प्रसारित करने में योगदान देती है। पारंपरिक विषयों, रूपांकनों और तकनीकों को चित्रित ये करते हैं। ये पेंटिंग सांस्कृतिक प्रथाओं एवं मान्यताओं के दृश्य अभिलेखों के रूप में भी काम करती है। तो कहीं ना कहीं यदि मैं बात करूं कि भारतीय लोक चित्रकला जो है वो देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक सांस्कृतिक विरासत दोनों को प्रतिबिंबित करती है। किसको प्रतिबिंबित करती है? दोनों चीज़ों को प्रतिबिंबित करती है। कौन कौन से हैं? समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक विरासत, सामाजिक सांस्कृतिक विरासत। इन दोनों चीज़ों को ये प्रतिबिंबित करती है, चाहे वो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत हो और वहीं साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक विरासत को प्रतिबिंबित करती है। भारतीय कला की जीवंत और गतिशील प्रकृति को उजागर करते हुए विभिन्न समुदायों की कलात्मक परंपराओं, मान्यताओं और जीवन शैली को भी प्रदर्शित ये करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो लोक चित्रकला है ये ना केवल कलात्मक अभिव्यक्ति का एक रूप है बल्कि भारत की विविध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देने का एक साधन भी है। तो ये आपको समझना है, ये आपको याद रखना है। अब यदि मैं बात करूं, सामान्य तौर पे यदि मैं बात करूं कि इसको किस प्रकार से देखा जाना चाहिए, इसको किस प्रकार से हल करना चाहिए इस प्रश्न को, तो हल करने का जो दृष्टिकोण आपका होना चाहिए, जैसे पहला प्रश्न जहाँ पे आपने देखा
कि पहले प्रश्न की बात करें तो बहुत सीधा है, इसमें कुछ भी नहीं है। 1 मिनट। जैसे ये है, भारतीय लोक चित्रकला के विविध रूपों की चर्चा कीजिए। अब भारतीय लोक चित्रकला के विविध रूपों की जब हम बात करते हैं तो इनका भारतीय लोक कला का पहले, लोक चित्रकला का पहले परिचय दीजिए और भारतीय लोक चित्रकला का परिचय देते हुए इनके विविध रूपों की बात कर लीजिए, जिसमें मैंने आपको बताया बर्ली पेंटिंग, ठीक है, संथाल, फिर बर्ली पेंट, मधुबनी पेंटिंग, पट्टचित्र हो गया, गोंड हो गया, भील हो गया, इन सब के बारे में आप बता सकते हो। ये तो सामान्य सा प्रश्न है, ठीक है। अब बात आती है दूसरे प्रश्न की कि लोक कला देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत एवं सामाजिक सांस्कृतिक विरासत को किस प्रकार दर्शाते हैं। तो इसको विश्लेषण करना है। जो अभी हमने मुद्दे बताए कि किस आधार पे आप कहते हो कि ये सामाजिक सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं और किस आधार पे कहते हो कि ये सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं, तो ये दोनों चीज़ें आपको विस्तार रूप में लिखना है और लास्ट में निष्कर्ष भी पॉजिटिव आपको लिख देना है, तो आपका ये उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जितने भी हमारे भाई बहन ने ये सीरीज़ देखा होगा, प्लीज़ इस टॉपिक पे उत्तर ज़रूर लिखिएगा और उत्तर लिखकर हमें आप शेयर अवश्य करिएगा। टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर करना है और इसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप को, जिसकी लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप उस लिंक के माध्यम से इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और, यदि आप में से कोई नया देख रहा है, यदि हमारे कोई नए भाई बहन आप पहली बार हमें देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं ये, तो आपको बता दें कि हमारे चैनल पे कई सारे कार्यक्रम चलते हैं रेगुलर। एक है सुबह 8 बजे का सेशन और शाम 5 बजे का ये सेशन आप देख ही रहे हैं। इसके अतिरिक्त 2 से 3 शॉर्ट वीडियो भी आती हैं, 2 से 3 मिनट की, 5 से 10 मिनट की, इस तरह की वीडियो भी आती हैं। प्रीलिम्स और मेंस को लेकर के कंप्लीट यहाँ पे जानकारी आप तक पहुँचाई जा रही है, शेयर की जा रही है। और हमारे पेड बैच भी चलते हैं। यदि आप पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप। आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ से डाउनलोड करिए, वहाँ से आपकी चीज़ें व्यवस्थित हो जाएंगी। वहाँ से आपको बहुत बेहतर तरीके से इसके बारे में गाइडेंस आपको प्रॉपर मिल जाएगा कि किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, पूरे बैच की इन्फॉर्मेशन। और बाकी कोई समस्या आती है तो एप्लीकेशन में मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, वहाँ पे संपर्क कर आप अपनी समस्या का निदान करा सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और, यदि मैं मेंस के लिए यहाँ पे काम करना प्रारंभ कर चुका हूँ तो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग अपना 100% दीजिए। यदि मैं अपना 100% दे रहा हूँ तो आपसे भी मैं यही अनुरोध करूँगा कि आप भी अपना 100% दीजिए, जिससे चीज़ों को हम बेहतर कर सकें और 17th BPSC जो है इसके बाद फिर हमें एग्ज़ाम देने की ज़रूरत ना पड़े, यहीं पे हमारा फाइनल सिलेक्शन हो, इस दिशा में हमें काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहीं पे अपने सेशन को मैं समाप्त करता हूँ। यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।